मित्रों, उदयस्ताधिकार सूर्य सिद्धांत का 9वां अध्याय है और आज का विषय है नक्षत्राणाम कालांशा। श्लोक इस तरह से है। स्वात्यगस्त्य मृगव्याध चित्रा ज्येष्ठा पुनर्वसु अभिजित ब्रह्म हृदय त्रयो दशभिरंशकैः हस्त्रश्रवण फाल्गुन्य श्राविष्ठारोहिणी मघा चतुर्दशांशकैर्दृश्या विखासा विशाखास्विनी दैवतम् कृतिका मैत्रमूलानि शार्पं रौद्रर्क्षमिव च दृश्यन्ते पंचदशभिरा षाढाद्वितयं तथा। भरणीतीस्य सौम्यानि सौम्यच्छाति त्रिसप्तकांस्कैः शीर्षाणि सप्तदशाभिर्दृश्यादृश्यानि भानितो। यहाँ पर आज 12 से 15वें श्लोक की चर्चा में आपको जो बताया जा रहा है कि तारों का परम कालांश किस तरह से ज्ञात करें, इसके बारे में कहा गया है कि स्वाति, अगस्त्य, मृगव्याध या लुब्धक, चित्रा, ज्येष्ठा, पुनर्वसु, अभिजित, ब्रह्म, हृदय तारों के परम कालांश 13 होते हैं। एवं च हस्त, श्रवण, फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, धनिष्ठा, रोहिणी, मघा, विशाखा और अश्विनी के परम कालांश 14 हैं। कृतिका, अनुराधा, मूल, आश्लेषा, आर्द्रा, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्रों के परम कालांश 15 हैं। सूक्ष्म होने के कारण भरणी, पुष्य और मृगशिरा के परम कालांश 21 हैं। इससे अधिक होने पर वे दृश्य और कम होने पर ये तारे अदृश्य होते हैं। शेष नक्षत्रों के परम कालांश 17 हैं। यहां पर 15वें श्लोक में जैसा बताया गया है कि शेष नक्षत्रों के लिए तो यहां पर जो चर्चा की गई है और उनके नाम भी यहां पर नहीं बताए गए हैं, इस बात को बताते हुए यहां जैसा कहा गया है, तारों के इन कालांशों से यह प्रकट होता है कि हमारे आचार्यों के मत से कौन सा तारा चमक में किस श्रेणी का है। जो प्रथम श्रेणी के तारे हैं अर्थात जिनकी चमक ज्यादा है, उनकी चर्चा 12वें श्लोक में दी गई है, जिनके की कालांश 13 है। और आगे दूसरी श्रेणी के वे तारे आते हैं जिनके कालांश 14 हैं। तीसरी श्रेणी में उन तारों की चर्चा की गई है जिनके कालांश 14 हैं। और उसके बाद 15 कालांश वाले तारों के बारे में भी बताया गया है। इसके सिवा कुछ तारों की ठीक ठीक जानकारी प्राप्त न होने के कारण वहां पर इनकी चर्चा मुख्य रूप से हमारे पूर्वाचार्यों ने नहीं की है। आजकल चमक के अनुसार तारों का विभाग बहुत ही सूक्ष्म रीति से किया जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, अंधेरी रात में तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं और हम उनको अपनी आंखों से देख सकते हैं। चमकने वाले जो तारे हैं उनकी संख्या 6000 से अधिक नहीं है। इन 6000 तारों को यदि 6 श्रेणियों में विभक्त किया जाए, इन श्रेणियों का विभाग इस प्रकार किया जाए कि प्रथम श्रेणी का कोई विशेष तारा
छठी श्रेणी के किसी विशेष तारे से चमक में 100 गुना हो। इससे यह फल निकाला जा सकता है कि किसी श्रेणी का तारा अपने नीचे वाली श्रेणी के तारों से 2.5119 गुना चमकीला है। इसी तरह दूसरी श्रेणी वाला तारा तीसरी श्रेणी वाले तारे से 2.5119 गुना चमकीला है, परंतु पहली श्रेणी वाला तारा तीसरी श्रेणी वाले तारे से 2.5199 गुणे 2 गुना चमकीला है। यह चर्चा हम उन तारों की कर रहे हैं जो बिना किसी यंत्र की सहायता से हमें दिखाई देते हैं, परंतु बहुत से तारे ऐसे भी हैं जो कि दूरदर्शक यंत्र से देखे गए हैं। जो तारे एक श्रेणी में हैं वे सब भी समान चमक के नहीं होते। पहली श्रेणी में जो तारे रखे गए हैं उनकी संख्या 20 से अधिक नहीं है, परंतु इसमें सबसे अधिक चमकीला तारा, उसका नाम लुब्धक है। उसके बाद अगस्त का नंबर आता है, परंतु इन दोनों के तारों में इनकी चमक, इन दोनों तारों की चमक का अंतर जो है इतना ही है कि कोई भी सहजता से इन्हें देख सके। इसलिए अधिक सूक्ष्म गणना करने के लिए प्रत्येक श्रेणी में और भी विभागों की आवश्यकता की गई और वहां पर इस प्रत्येक श्रेणी में 10 और विभाग किए गए। इससे यह प्रकट होता है कि तारे की चमक जितनी ही अधिक होगी उनकी श्रेणी का क्रम उतना ही छोटा है। इसलिए प्रथम श्रेणी के सबसे चमकीले तारे को लुब्धक की श्रेणी में रखा गया है, उनको लुब्धक कहा गया है। अब लुब्धक की श्रेणी ऋणात्मक और -1.4 है और इसकी चमक 9.1 मानी गई है। श्रेणी और चमक का संबंध बताने के लिए एक सारणी आपके सामने प्रस्तुत है, जिसको कि आप देख सकते हैं। छठी श्रेणी के तारे की चमक 1 है, पांचवी श्रेणी के तारे की चमक 2.5 गुनी है। ऐसे चौथी श्रेणी के तारे की चमक 6.3 है, तीसरी श्रेणी के तारों की चमक 15.8 है, दूसरी श्रेणी के तारों की चमक 39.6 है, पहली श्रेणी के तारों की चमक 100 गुना है। पहली श्रेणी के सबसे चमकीले तारे का नाम लुब्धक है, वह 400 गुना है। और यहां पर सूर्य की चमक की यदि बात करें तो हम 24 इंटू 10 टू द पावर 24 इंटू 10 टू द पावर 10 के मान के बराबर सूर्य की चमक होती है। किसी तारे की चमक सदैव एक सी नहीं रहती, इसमें कुछ अंतर होता रहता है। इसलिए प्रथम श्रेणी के 20 तारों के क्रम में जो भिन्नता दिखाई देती है, इस भिन्नता का कारण भी यही है कि चमक को समझने की कसौटी स्थूल है। पूर्व में यह स्थूल थी, परंतु अब यह सूक्ष्म हो गई है और इसके बारे में विस्तृत वर्णन आज हमारे आधुनिक शास्त्रकारों ने किया है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, पूर्ण चंद्रमा से सूर्य 63,10,000 गुना चमकीला है। इस तरह से चौथे स्तंभ में जो श्रेणी दी गई है उससे यह प्रकट होता है कि कई तारों के क्रम में अंतर पड़ गया है। इसके अनुसार अगस्त के बाद सेंट्यूरी और अभिजीत आते हैं, ना कि ब्रह्म हृदय जैसा कि पुरानी श्रेणी में दिखाया गया था।
इस प्रकार से सारणी के द्वारा अन्य तारों की जानकारी भी हम प्राप्त कर सकते हैं और उनका विस्तृत विवेचन जान सकते हैं। इस क्रम में आपके समक्ष अगला श्लोक है गतगम्य दिन जानने की दूरी। गतगम्य दिन जानने के लिए जैसा कि शास्त्रकारों ने बताया है हमें कि गतगम्य दिन की जानकारी हमें कैसे प्राप्त हो, इस बारे में बताते हुए कहा गया है कि अष्टादशताभ्यास्ता दृश्यांसासोदयासुभि विभज्य लब्धा क्षेत्रांसास्तैर्दृश्यताथवा। यहां दृश्यांसा इस शब्द से का तात्पर्य है कालांसा। ते अष्टादश शतैर्गुणितास्तांच सोदयासु सुविर्विभज्य लब्धाः क्रांतिवृत्ते ये क्षेत्रांसास्ते क्षेत्रांशैः नक्षत्राणां ग्रहाणां वा दृश्यादृश्यता। दृश्यांश अर्थात कालांश। यदि दृश्यांश को 1800 से गुणा करके राशि के लग्नांशों से भाग दिया जाए तो जो क्षेत्रांश अर्थात भोग्यांश प्राप्त होता है उससे भी दृश्य और अदृश्य होने का दिन जाना जा सकता है। इस विषय की चर्चा 10वीं और 11वें श्लोक में भी की गई थी। वहां पर बताया, जैसा कि वहां बताया गया है, वहां कालांश की दैनिक कालगतियों के अंतर से भाग देने की चर्चा की गई। यह भी बताया गया है कि दैनिक गति से दैनिक कालगति कैसे जानी जाए। यदि दैनिक कालगति जानने की आवश्यकता नहीं वरन कालांशांतर को ही क्रांतिवृत्ति भोगांशांतर में बदलने के लिए भी वहां पर बताया गया है। इसलिए उन श्लोकों की जानकारी, उन श्लोकों का अध्ययन करके हम उसके बारे में विस्तृत जान सकते हैं। जैसा कि अभी हमने चर्चा की, नक्षत्र और ताराओं के पूर्वोक्त कालांशों को 1800 से गुणा करके ग्रह की राशियों के उदयाशयों से भाग देने पर भागफल उन नक्षत्र और तारों के क्षेत्रांश अर्थात क्रांतिवृत्तगत अंश प्राप्त होते हैं। उससे ग्रहों की तरह नक्षत्र और तारों का भी उदय अस्त साधन किया जा सकता है। उपपत्ति के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है ग्रहाणाम नक्षत्राणाम वा कालांसा नाड़ीवृत्तियाः भवन्ति। यहां पर कालांशाः गुणे 60 बराबर कालाशव है। अनुपात रूपेण यदि सोदयासुभिः राशि कला लभ्यते तदा कालांशाः कला तुल्यासुभिः किमति। 1800 गुणे कालांश तुल्यांशु बटे सोदयासु बराबर क्रांतिवृत्तस्थ कला। लब्ध कला षष्टिभिर्विभज्यांशात्मकं क्रियते। अतः 1800 गुणे कालांश तुल्यासु बटे सोदयासु गुणे 60 बराबर 1800 गुणे कालांशा गुणे 60 बटे सोदयासु गुणे 60। 1800 गुणे कालांशा बटे सोदयासु बराबर क्षेत्रांशा क्रांतिवृत्तिया। यहां मुख्य रूप से विचारणीय है ग्रहाणाम नक्षत्राणाम वा कालांशा नाड़ी वृत्तिया भवन्ति। यहां पर इस एपिसोड को विराम देते हैं।
अगले एपिसोड में आपको श्लोक संख्या 17 और 18 का वर्णन करना था, परंतु यहाँ पर भी 17 और 18 का वर्णन भी इसी श्लोक में, इसी अध्याय में ही कर लेते हैं और इसके साथ ही यह पूरा एपिसोड यहीं पर पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 17वें श्लोक में जो बताया गया है, नक्षत्राणाम उदयास्त दिग्ज्ञानम, इस विषय में जो श्लोक है वो इस प्रकार से है। प्रागेशामुदयं पश्चादस्तो दृक्कर्म पूर्ववत् गतैस्य दिवस प्राप्तिर्भानुभुक्त्या सदैव एव ही। नक्षत्रों का पूर्व में उदय और पश्चिम में अस्त होता है। नक्षत्रों में पूर्ववत आच्छादित कर्म का संस्कार करना चाहिए। सदैव सूर्य की गति से ही गतगम्य दिनांत का साधन किया जाता है। तारों के उदयास्त की जानकारी दे, जैसा कि बताया गया है कि तारों का पूर्व में उदय और पश्चिम में अस्त होता है, और यहां पर हमें आच्छादित कर्म संस्कार की आवश्यकता पड़ती है। उसका गत और गम्य जानने के लिए सूर्य की गति आवश्यक है। जैसा कि आप जानते हैं, नक्षत्रों में कोई गति दिखाई नहीं पड़ती, इसलिए सूर्य ही उनके पास पहुंचता हुआ दिखाई देता है। जब सूर्य उनके इतना पास हो जाता है कि वे इसके प्रकाश में दब जाते हैं, अर्थात इनका प्रकाश वहां क्षीण हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि उनका अस्त हो गया। इसलिए इनका अस्त सदैव पश्चिम में होता है, जैसा कि मंदगामी मंगल, गुरु और शनि ग्रहों के साथ होता है। जब सूर्य इनके इतना आगे बढ़ जाता है कि वे दिखाई नहीं पड़ती, तभी उनका उदय समझा जाता है, और इस समय यह सूर्योदय के पहले पूर्व क्षितिज में पड़ते हैं। इसके बारे में पूर्व में भी कहा जा चुका है, नक्षत्रों की क्रांति नहीं बदलती, इसलिए इनका कालांश जानने के लिए केवल आच्छादित कर्म संस्कार की आवश्यकता होती है। अभी बताया गया है कि उदय अस्त का गत गम्य दिन जानने के लिए सूर्य और ग्रह की कला गतियों के अंतर से कालांशांतर को भाग दे दिया जाए, परंतु नक्षत्रों में गति शून्य होती है, इसलिए केवल गति से ही कालांशांतर को भाग देने की यहां आवश्यकता पड़ती है। इसी क्रम में अगला श्लोक है, यह इस अध्याय का अंतिम श्लोक है, 18वां श्लोक। इसमें आपको बताया गया है सदोदित नक्षत्राणि, अर्थात कभी ना अस्त होने वाले नक्षत्रों के बारे में। अभिजित ब्रह्म हृदय स्वाति वैश्रवाश्वाबुंध्य मुदकस्त तान्लुप्त्यन्तेर्करश्मिभिः। अभिजित ब्रह्म हृदय, स्वाति, श्रवण, धनिष्ठा, उत्तराभाद्रपद, यह नक्षत्र उत्तर दिशा में होने के कारण सूर्य के प्रकाश में कभी भी नहीं छिपते। जब सूर्य इन तारों के विश्वांश पर या इनके निकट आता है, तब उससे इनका अंतर उत्तर की ओर इतना होता है कि वे सूर्य के उदयास्त काल से इतना पहले उदय या अस्त होते हैं कि दिखाई पड़ जाते हैं। इसलिए सूर्य के प्रकाश में यह कभी लुप्त नहीं होते।
इससे यह प्रकट होता है कि सूर्य की क्रांति केवल ब्रह्म हृदय के सामने उत्तर होती है, अन्यथा दक्षिण है, जबकि तारों की क्रांति सदैव उत्तर होती है। ब्रह्म हृदय और सूर्य का क्रांत्यांतर भी 23 अंश के लगभग है। अब यहां पर यदि काशी या प्रयाग में ब्रह्म हृदय का चरकाल जानना हो तो चरज्या गुणी चरज्या बराबर क्रांति स्पर्श रेखा गुणी अक्षांश स्पर्श रेखा। इसलिए ब्रह्म हृदय की चरज्या बराबर स्पष्ट स्पर्श रेखा 45 अंश 56 कला गुणे स्पर्श रेखा 25 अंश 25 कला बराबर 1.0331 गुणे 0.4752 बराबर 0.4909। चरांश यहाँ पर 29 अंश 4 कला है और चरकाल बराबर 1 घंटा 56 मिनट के लगभग होता है। इस दिन सूर्य का चरकाल 47 मिनट के लगभग होता है। दोनों की क्रांति उत्तर है, इसलिए ब्रह्म हृदय का उदय सूर्योदय काल से 1 घंटा 58 मिनट से करीब पहले हो जाता है और इसका अस्त सूर्यास्त से इतना पीछे होगा। इसलिए इस दिन ब्रह्म हृदय प्रातःकाल और सायंकाल दोनों समय देखा जा सकता है। जिस दिन सूर्योदय काल में यह तारा पूर्व क्षितिज में लग्न होता है, उस दिन तो इसका दैनिक अस्त सूर्योदय काल से 16 घंटे के उपरांत होगा, जब सूर्य को अस्त होने के 14 घंटे से अधिक नहीं लग सकता। इसलिए इस दिन भी यह सायंकाल में अच्छी तरह से देखा जा सकता है। इस प्रकार जिस दिन सूर्यास्त काल में पश्चिम क्षितिज में लग्न होता है, उस दिन सूर्योदय से 2 घंटे से भी अधिक पहले उदय होकर लोगों को यह दिखाई देता है। इसलिए कह सकते हैं कि काशी प्रयाग के उत्तर के देशों में तो यह कभी अदृश्य होता ही नहीं है। हाँ, उन स्थानों में जिनका उत्तर अक्षांश 20 अंश से कम है, यह कुछ दिनों के लिए अवश्य अदृश्य हो जाएगा। इसलिए यह जगन्नाथपुरी में प्रत्येक दिन देखा जा सकता है, परंतु मुंबई में नहीं। इस बातों की चर्चा करते हुए आगे बताया गया है कि शेष तारों में श्रवण ऐसा तारा है जिसकी उत्तर क्रांति बहुत कम है। इसलिए देखना चाहिए कि इसके लिए यह नियम कहाँ तक ठीक है। कभी काशी प्रयाग में श्रवण का चरकाल 17 मिनट के लगभग है और सूर्य का 43 मिनट के लगभग। दोनों की क्रांति भिन्न है, इसलिए इस दिन सूर्योदय से 17 + 43 मिनट बराबर 1 घंटा पहले ही श्रवण का उदय होगा, परंतु श्रवण का कालांश 56 मिनट है, इसलिए यह अच्छी तरह से देखा जा सकता है। परंतु प्रयाग के दक्षिण के देशों में यह नियम लागू नहीं होता। इसी तरह से अन्य नक्षत्रों की अन्य तारों के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर नक्षत्राणाम गति कलाभावात अल्पगति ग्रह तुल्यमेव नक्षत्राणाम उदयास्तौ भवतः अत्र रविगति वशादेव गत गम्ययोर दिनयोर साधनम क्रियते। इसके साथ ही यहाँ पर सूर्य सिद्धांत का उदयस्ताधिकार
समाप्त होता है, पूरा होता है। हम अगले एपिसोड में श्रृंगोन्नत्याधिकार के विषय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभम भूयात्। पुनः मिलामः।